तो जब भी हम यहाँ पे क्लोथ खरीदते हैं, यहाँ तक कि जब हम वेजिटेबल खरीदते हैं भाई, तब भी हम वैल्यू ढूंढते हैं। हम कहते हैं अगर यहाँ पे अच्छी चीज़ नहीं मिली ना तो कहीं और से ले लेंगे। पर शेयर मार्केट में क्या है, हम देखते हैं भाई जोन सी चीज़ और लोग ले रहे हैं वहीं लेंगे। हम अपना क्या है माइंड यूज़ नहीं करते, बस भीड़ चाल में चलने की कोशिश करते हैं। हम इंडियंस के क्या है खून में ही है वैल्यू चीज़ ढूंढना, कि भाई हम वैल्यू चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आज की इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जो क्या है वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग होती क्या है और इसे करते कैसे हैं, ताकि क्या है इसको यूज़ करके अच्छा रिटर्न बना पाएँ। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के 3 पिलर्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको ये 3 पिलर्स पता होंगे ना, तो क्या है बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। फर्स्ट क्या है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है भाई, आप इसको कह सकते हो रियल वैल्यू क्या है बिजनेस की। अगर हमें रियल वैल्यू पता चल जाएगी ना, तो हम क्या उसे कंपेयर कर लेंगे किससे, भाई मार्केट प्राइस से। अगर समझ लो रियल वैल्यू 90 की है और मार्केट प्राइस 100 का, तो हमें क्या है उस चीज़ को नहीं खरीदना। वहीं अगर हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पर 110 है और हमारा मार्केट प्राइस का चल रहा है 100 का, तो हमें क्या है उस शेयर को बाय करना है। दूसरी चीज़ क्या है भाई, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है कि भाई इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी कम है आपके मार्केट प्राइस से। समझ लो आपने कैलकुलेट करा और यहाँ पे इंट्रेंस की वैल्यू कितनी है 60 और मार्केट प्राइस कितना चल रहा है 100 का, तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो गया 40%। और इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी की क्या ज़रूरत है कि भाई आप जो यहाँ पे इंट्रेंसिक वैल्यू निकालोगे ना, वो क्या है बिल्कुल एक्यूरेट नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 100 लोगों को बुलाओगे तो उनकी क्या इंट्रेंसिक वैल्यू डिफरेंट ही आएगी। हर बंदे की अलग इंट्रेंसिक वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि उसका अजम्पशन अलग है। किसी को लगेगा कि बिजनेस क्या है भाई 10% से ग्रो करेगा, किसी को 20% लगेगा, किसी को 40 भी लग सकता है। तो इसलिए क्या इंट्रेंसिक वैल्यू डिफरेंट होती रहती है। लास्ट क्या है भाई लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग। आपने क्या अच्छा स्टॉक भी खरीद लिया, आपने क्या उसको अच्छी वैल्यू पे भी खरीद लिया, और क्या आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी हाई है। पर आपने क्या है उसे लॉन्ग टर्म के लिए नहीं खरीदा। आपने वही आज खरीद दिया 2-3 महीने बाद बेच दिया, तो क्या है जो बहुत ज़्यादा रिटर्न की बात होती है ना, या फिर मल्टीपल का रिटर्न होते हैं, वो आप कमा नहीं पाओगे कभी। क्योंकि उसके लिए क्या है आपको स्टॉक को यहाँ पे 10 साल 20 साल 30 साल तक होल्ड करना होता है, तब जाके वो 1000-2000 टैक्स बनता है। Good evening, everyone. I am Krish Pamar, an MBA professional with ACC and CFA credentials. On this channel, we simplify finance, investing, and businesses to help you take better decisions in your financial journey. Make sure you like and subscribe. भाई शेयर मार्केट में ना 3 फेज चलते हैं। फर्स्ट क्या भाई पैनिक डेज, जिसमें क्या है भाई सब कुछ डाउन जाएगा, सारे लोग पागल हो जाएंगे, भाई अब क्या करें, भाई सब खत्म हो गया, मैं तो बेच के निकल रहा हूँ। फिर क्या आता है भाई यूफोरिया डेज। इसमें क्या होता है भाई खरीद लो, वो कल बढ़ जाएगा, भाई किसी भी प्राइस में खरीद लो। आज 100 पे खरीदा है तो कल क्या 200 जाना ही जाना है, आज नहीं तो कल चला जाएगा, खरीदो। और लास्ट फेज कौन सा होता है भाई नॉर्मल डेज। इसमें क्या है भाई ठीक है खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना मत खरीदो। तो नॉर्मल फेज में यहाँ पे मार्केट क्या है स्टेगनेंट रहती है, और यूफोरिया डेज में बहुत ज़्यादा ऊपर जाती रहती है हर दिन ही, पैनिक डेज में नीचे जाती रहती है। तो पैनिक डेज में क्या है आप वैल्यू इन्वेस्टिंग कर पाओगे भाई बहुत अच्छे तरीके से। क्यों? क्योंकि सबको ही सेल कर रहा होगा ना, तो खरीदने वाले बहुत कम लोग होंगे, तो उसकी वजह से क्या है डिमांड सप्लाई का गैप बन जाएगा, और आपको क्या है चीज़ सस्ते में मिलेगी। जैसे 100 रुपये का बिजनेस क्या है आपको 40 में मिलेगा। इसको आप कैसे समझ सकते हो भाई, 100 रुपये का शेयर है जो कि उसकी क्या है फेयर वैल्यू, पर आपको वो सिर्फ 40 रुपये में मिल जाएगा, क्योंकि सबको क्या है डर लग रहा है। क्या बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। यूफोरिया डेज मैंने बताया सबको लग रहा है भाई अच्छा ही जाएगा, आज नहीं तो कल बढ़ जाएगा। तो क्या है 100 रुपये का बिजनेस आपको कितने में मिलता है भाई 160 में। तो यहाँ पे क्या आपको बेचने की सोचनी चाहिए। पर लोग मुझसे पूछते भाई हमें कैसे पता चलेगा यूफोरिया डेज चल रहे हैं। भाई आपको नहीं पता चल रहा तो आप क्या कर सकते हो, समझ लो आपने 100 यूनिट खरीदी है, तो आप क्या है हर 10-10 या 20-20% के गैप पे क्या है अपनी 10-10 यूनिट यहाँ पे सेल कर सकते हो, ताकि अगर कल को स्टॉक ऊपर जाता है तो आप उसका भी फायदा ले पाओ, और नीचे जाता है तो आपको ज़्यादा नुकसान भी ना हो। जब भी यहाँ पे इंडियन मार्केट में क्या है क्रैशेज आए हैं, तो वो क्या है बहुत अच्छी वैल्यू विंडो होती है, भाई यहाँ पे बाय करो। इसका एग्जांपल क्या है भाई 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। उसमें क्या था मार्केट 59% डाउन चली गई थी। सबको लगा था भाई सब कुछ खत्म हो जाएगा, सारे स्टॉक नीचे आ गए थे। पर 3 साल में क्या है मार्केट रिकवरी भी हो गई, और उसके बाद क्या है ब्लॉकबस्टर रिटर्न भी दिए। सेम हुआ कोविड में। कोविड में क्या लगा भाई ये तो महामारी फैल गई, लोग इतने ज़्यादा मर रहे हैं, भाई कल को हम भी मर जाएंगे, दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तो मार्केट क्या है 38% डाउन भी चली गई। पर क्या है सिर्फ और सिर्फ 11 मंथ में मार्केट क्या रिकवर भी कर गई। और उसके बाद 3-4 साल का जो बुल रन है, उसमें अगर आपने पैसा लगाया होता ना, वो पैसा क्या है आराम से 4x हो जाता। और ये क्यों हो जाता भाई, आपने क्या है बिल्कुल बॉटम में यहाँ पे खरीदा था, आपने वैल्यू इन्वेस्टिंग करी थी, आपने महंगी चीज़ सस्ते में खरीदी थी। तो की रेशियोज बता देता हूँ जो कि क्या आपको ध्यान रखनी चाहिए और आपको आनी चाहिए अगर आप क्या है एक वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हो।
फर्स्ट क्या है पी रेशो, इसमें क्या है अगर पी रेशो समझ लो 30 की है, इसका मतलब क्या है कि अगर कंपनी 1 रुपये का प्रॉफिट बना रही है ना तो उसके लिए आप कितने रुपीज़ दे रहे हो 30। का जो पी रेशो है ना भाई ये 25 से कम होना चाहिए, अगर नहीं है ना तो फिर क्या है इतनी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या एस्टिमेट मिस हो जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। दूसरी क्या होती है भाई पीबी रेशो। पीबी रेशो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि समझ लो कोविड आ गया, कोविड में क्या था भाई आपका प्राइस भी डाउन चला गया और आपकी अर्निंग्स भी डाउन चली गई थी, तो उसमें क्या है पी रेशो तो आपका एक्सपेंसिव ही रहा, पर पीबी रेशो के यहाँ पे डाउन गया था। क्यों? क्योंकि सिर्फ प्राइस ही डाउन गया और बुक वैल्यू तो सेम थी। तो अगर किसी को नहीं पता बुक वैल्यू होती क्या है, तो आप बुक वैल्यू को एक आसान शब्दों में समझ सकते हो। समझ लो आपके पास घर है 10 करोड़ का और आप पे लोन चल रहा है यहाँ पे 6 करोड़ का और आपके पास पैसे नहीं है देने को, तो आपने क्या करा अपना घर बेच दिया 10 करोड़ का और लोन दे दिया 6 करोड़ का, तो 4 करोड़ जो आपके पास बचे तो वो आपकी बुक वैल्यू है। आरओई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक है कि आरओई क्या होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, कि भाई आपने जितना पैसा लगाया उस पर कितना रिटर्न कमा रहे हो। अगर आरओई 15% से ऊपर नहीं है तो बिजनेस में इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। और यहाँ क्या है मैंने सबके फॉर्मूला लिखे हुए हैं, अगर आपको देखना है इनके बारे में या फिर और जानना है तो आप यहाँ पे सिंपली एआई से पूछ सकते हैं या फिर नेट पे सर्च कर सकते हो। आरओसी क्या होता है सिंपली, वहाँ पे मैंने कहा इक्विटी ली थी, यहाँ पे क्या टोटल कैपिटल लेंगे। टोटल कैपिटल मतलब भाई यहाँ पे डेट भी हम इंक्लूड कर लेंगे। ये भी क्या है 15% से ऊपर होना चाहिए। फ्री कैश फ्लो, भाई पैसा कितना आ रहा है मेरे अकाउंट में, कितना आ रहा है कैश कितना है हाथ में, कि भाई कल मैंने प्रोडक्ट बेच दिया तो क्या मेरे बिजनेस में आज कैश आ पा रहा है। अगर नहीं आ पा रहा तो दिक्कत है, क्योंकि कई बिजनेस में क्या होता है भाई उधार पे माल दे देते हैं कि भाई आज मेरे से माल ले ले जब बिके तब दे दियो पैसे, उसमें क्या है आपको कैश क्रंच आ जाता है, तो आपको क्या लोन लेना पड़ता है, लोन का क्या इंटरेस्ट जाएगा। डेट टू इक्विटी, ये क्या है एक रिस्क मेजर आप समझ सकते हो, क्योंकि अगर आप समझो ज़्यादा डेट ले लोगे ना और कोई ख़राब सिचुएशन आ जाती है जैसे कोविड की, तो क्या है गेम खत्म हो जाएगा आपका बिल्कुल ही। इनकम आपकी डाउन चली गई है, इंटरेस्ट आपको तब भी देना है, इंटरेस्ट नहीं दे पाए तो क्या होगा, गेम ओवर। हाउ टू वैल्यू बिजनेस, भाई आप बिजनेस को कैसे वैल्यू करोगे या फिर क्या कोई भी शेयर है उसकी फेयर वैल्यू कैसे निकालोगे। तो बेसिकली क्या है ज़्यादातर इंडस्ट्री में दो ही मेथड यूज़ होते हैं, जैसे रिलेटिव वैल्यूएशन और डिस्काउंटेड कैश फ्लो। सम ऑफ पार्ट भी मैं बताऊंगा, पर इसको क्या है आप एक मेथड नहीं कह सकते। तो रिलेटिव में क्या देखते हो भाई कि इंडस्ट्री पी कितना है, इंडस्ट्री पी बी कितना है, इंडस्ट्री ईवी बाय एबिटा कितना है। समझ लो आपको टीसीएस को कंपेयर करना है यहाँ पे एचसीएल से, तो आपको दोनों का पी देखना होगा। समझ लो टीसीएस का पी कितना भाई 28 का और एचसीएल का क्या है 18 का, तो इस समय क्या पता चलता है भाई एचसीएल क्या है थोड़ी सी सस्ती मिल रही है, तो इसे क्या रिलेटिव वैल्यूएशन कहते हैं। पर हमें इसे इंडस्ट्री एवरेज से भी देखना होता है। समझ लो इंडस्ट्री एवरेज कितना है भाई 20 का, तो भी क्या एचसीएल सस्ते में मिल रही है। समझ रहे हो ये चीज़। भाई डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्या होता है, आप यहाँ पे फ्री कैश फ्लो कंपनी यहाँ पे कितना कैश जनरेट कर सकती है अगले 5-10 साल में, उसे क्या डिस्काउंट करते हो आज की वैल्यू टर्म में। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन क्या बढ़ती रहती है। अगर आप कंपनी को बाय करोगे तो उसके पूरे जो कैश फ्लो आने वाला है अगले 5-10 साल में वो भी आपका हो जाएगा। तो ये इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। मैं इसको डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर इसे बताने लग गया ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और ये क्या थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी है, तो आप इसे क्या कर सकते हैं और यूट्यूब वीडियो दे सकते हैं। सम ऑफ पार्ट्स क्या होता है, समझो जैसे रिलायंस है, भाई रिलायंस में क्या है रिलायंस रिटेल भी आ रहा है, जियो भी आ रहा है और उनका क्या है पेट्रोलियम बिजनेस भी है, रिन्यूएबल एनर्जी भी है। तो इन सबको कैसे वैल्यू करोगे, इन सबको वैल्यू करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, सम ऑफ पार्ट्स मेथड। इसमें क्या है हम इंडिविजुअल बिजनेस की वैल्यू निकालते हैं, जियो की निकाल ली अलग, रिटेल बिजनेस की निकाल ली और क्या है एनर्जी की निकाल ली, ऐसे करके सारी निकाल ली। और किन मेथड का यूज़ करके, भाई वही सेम रिलेटिव या फिर डिस्काउंटेड कैश फ्लो। तो अब बढ़ते अपनी फर्स्ट केस स्टडी पे जो कि क्या एचडीएफसी बैंक पे। एचडीएफसी बैंक है यहाँ पे 3-4 साल से सेम प्राइस रेंज में ट्रेड कर रहा है। पे गवर्नेंस इशू से रिलेटेड भी चीज़ें आई थी, उसकी वजह से क्या है स्टॉक यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रैश भी कर दिया था। एफआईआई इन्होंने भी क्या है स्टॉक को बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेल करा है और स्टॉक क्या भी प्रेशर में है। पर एचडीएफसी आज भी क्या इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। आरओई कंपनी की बहुत ज़्यादा बढ़िया है, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड है इंडिया का। एनपीए जो कि क्या आप समझ सकते हो डिफॉल्ट्स, वो क्या है 1.5% से भी कम है। लॉन्ग टर्म सीएजीआर मतलब रिटर्न कितना दिया भाई लास्ट 20-30 साल में, भाई 15 से 20%। अगर आपने आईपीओ में पैसा लगाया होता ना तो आज वो 3 करोड़ से भी ऊपर होता। कंपनी के पास मोट भी है, भाई आरबीआई रेगुलेटरी लाइसेंस देता नहीं है। भाई कासा रेशो क्या है कंपनी ने बहुत सालों तक बनाए रखी है, एक ब्रांड बनाया है अपना खुद का। टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट करी है भाई इतनी ज़्यादा, उसको आप क्या है ओवरनाइट यहाँ पे रेप्लिकेट नहीं कर सकते। कंजर्वेटिव राइटिंग है, भाई क्या है बेस्ट इन क्लास एनपी रिपोर्टिंग चलती है कंपनी की। कंपनी ने यहाँ पे मर्जर भी करा था और उसकी फुल वैल्यू अनलॉकिंग कब तक बताई थी कंपनी ने, FY 25 से 26 तक। पर अभी थोड़ा सा डिले हो रहा है इन चीज़ों में। पर क्या एचडीएफसी बैंक जो क्वालिटी कंपनी है ना, वो क्या है
प्रेशर में चल रही है। और अगर प्रेशर में अगर आप स्टॉक को आइडेंटिफाई कर लेते हो तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, वैल्यू। तो अगर हम इसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं तो क्या जाता है भाई, वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो ऐसे ही स्टॉक देखने होते हैं जो क्या हमें वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो भाई, अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पे ट्रेड कर रहे हैं, ताकि क्या हमारा मार्जिन और सेफ्टी भी अच्छा हो जाए। दूसरी केस स्टडी ये क्या है भाई, सिंपली एआई। एआई ने क्या है, पूरे आईटी इंडस्ट्री को हिला दिया है। और यहाँ पे हम सिर्फ दो बड़ी की बात कर रहे हैं, पर आप इसे पूरा इन जनरल भी मान सकते हो आईटी सेक्टर से रिलेटेड। भाई टीसीएस, इन्फोसिस, इनके पास क्या है भाई, 40, 50, 60 हज़ार करोड़ का तो कैश पड़ा है बैलेंस शीट पे। तो ये कंपनी का रातों रात खत्म हो जाएंगी। भाई पी रेशियो इनका 20 से भी कम है। और आप देखोगे हिस्टोरिकल एवरेज कितना रहा है भाई इनका, 24 से 28, डिस्काउंट पे मिल रहा है। ये मैंने रिस्क फैक्टर लिखा हुआ है, पर ये क्या है, कंपनी का बहुत अच्छा कॉस्ट एडवांटेज भी हो जाता है। आप समझ लो यूएसडी में यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, और आईएनआर में खर्च कर रहे हैं। यूएसडी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से क्या है, हमारा रेवेन्यू 1-2% से बिना कुछ करे बढ़ जाता है, क्योंकि यूएसडी क्या है, अप्रिशिएट हो रहा है। तो इससे पहले लोग कहें कि भाई इनका तो बिजनेस ही खत्म हो जाएगा, एआई सारा काम कर देगा, कोड लिख देगा, कंसल्टिंग दे देगा। खुद समझो ये क्या है, 40 से 50 लाख लोग को नौकरियां देते हैं। कैश है 60 हज़ार करोड़ का, ये कम कैश नहीं होता। क्या ये कंपनी रातों रात इतनी खराब हो गई कि इनका बिजनेस बिल्कुल ही जीरो हो गया? मेरा व्यू क्या है इन चीज़ों में, कि बिजनेस जीरो नहीं हुआ है, इफेक्ट होगा। जो प्रोडक्टिविटी है ना वो बढ़ेगी कंपनियों की, मार्जिन्स भी कम हो सकते हैं, रेवेन्यू भी डाउन जा सकता है, पर क्या है, कॉस्ट भी तो कम होगी भाई। क्योंकि आप देखो पहले क्या है, 100 लोग काम कर रहे थे एक प्रोजेक्ट पे, अब 20 ही करेंगे क्योंकि एआई आ चुका है। और अगर समझ लो चीज़ें क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव होगी। समझ लो मेरी कंपनी है, मैं टीसीएस के पास गया था, उन्होंने कही थी भाई हम 100 करोड़ में करेंगे, पर अब एआई आ गया, वो कह रहे नहीं नहीं 100 में नहीं भाई, हम इसे तो 20 में ही कर देंगे। तो कहूँगा हाँ हाँ अब मैं भी लूँगा। तो इससे क्या है, एक नई अपॉर्चुनिटी भी तो खुलेगी। एट द लास्ट आई would like to say that all the stock discussed in the video are not any buy or sell recommendation. We are not a SEBI registered advisor. Please do your own due diligence before investing in stocks.